सृष्टि रहेगी, भारत किसानों का देश रहेगा, एसपीएस बघेल। केंद्रीय पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री ने बजट को बताया सर्वहितकारी। खुद उठाया सवाल, जिसका पोस्टमार्टम हुआ उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्यों भटकाती है सरकारी मशीनरी। उदयपुर, 21 फरवरी। भले ही शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भारत किसानों का देश रहेगा। ये कहना है केंद्रीय पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री एसपीएस बघेल का। उदयपुर में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भारत के विकास में कृषि और पशुपालन का बड़ा योगदान है। बघेल ने कहा कि वर्तमान में किसान पारंपरिक कृषि के साथ साथ आधुनिक तकनीकों और मशीनरी का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किसानों के लिए अब बैल उपयोगी नहीं रहे, इसलिए कृत्रिम गर्भाधान की विशेष तकनीक से बछिया पैदा कराने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके। एसपीएस बघेल ने केंद्र सरकार के बजट की प्रशंसा करते हुए इसे मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि आयकर सीमा को 12 लाख तक बढ़ाने से लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बजट को जनकल्याणकारी बताते हुए कहा कि इससे आम जनता को आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि 20 रुपये और 440 रुपये के प्रीमियम वाली यह योजना मुसीबत के समय बड़ा सहारा बनती है। उन्होंने लोगों से आयुष्मान योजना से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। बैंकों और पुलिस द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में असहयोग के सवाल पर बघेल ने कहा कि यदि वे जनता की सहायता नहीं करते हैं, तो उनकी शिकायत सांसद तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि जो सांसद जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, उन्हें वोट मांगने का अधिकार नहीं है। एसपीएस बघेल ने आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में होने वाले उपचारों की सूची प्रदर्शित करने को अनिवार्य बताया। उन्होंने उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत को पत्रकार वार्ता में ही निर्देश दिए कि वे निजी अस्पतालों के साथ बैठक करके इस बात को सुनिश्चित करें कि सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। उन्होंने स्वयं सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम हो चुका है, तो उसे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकना क्यों पड़ता है। ये समस्या केवल एक क्षेत्र विशेष की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। बघेल ने कहा कि खुशहाली का रास्ता कृषि के साथ साथ एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से होकर भी जाता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे रोजगार के लिए केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर न रहें, बल्कि एमएसएमई क्षेत्र में कदम बढ़ाकर आत्मनिर्भर बने। उन्होंने ये भी कहा कि आज के युवा नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं, जो सकारात्मक सोच का परिचायक है। ममता बनर्जी के बयान पर दी प्रतिक्रिया। ममता बनर्जी द्वारा दिए गए महाकुंभ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बघेल ने इसे मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए सनातन परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन अब समाज ऐसे प्रयासों को समझने लगा है। दम है तो रोजा, सुन्नत, हज पर बोलकर दिखाएं ममता बनर्जी। बघेल। उदयपुर, 21 फरवरी। केंद्रीय पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि दम है तो वे रोजे, सुन्नत, नमाज, कलमा, हज पर बोलकर दिखाएं। उन पर शक जाहिर करके देखें। ये सिर्फ मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण ध्रुवीकरण की नीति के तहत दिया गया बयान है। उदयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान ममता के बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बघेल ने कहा कि सनातन ऐसा सहज धर्म है कि कोई भी आकर कुछ भी बोल जाता है। उन्होंने अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे भी रोज सनातन के खिलाफ कुछ न कुछ कहते रहते हैं। बघेल ने कहा कि ममता बनर्जी बोल रही हैं कि 100 लोगों की बारात आ जाती है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। महाकुंभ में 53 करोड़ लोगों का प्रबंधन किया गया। बघेल ने कहा कि न तो घाटों को बढ़ाया जा सकता है, न ही नदियों को शहर के पास लाया जा सकता है। सीमित संसाधनों में ही सारा कार्य करना होता है। जो दुर्घटना हुई उसका दुख है, इसके लिए जांच आयोग बिठा दिया गया है। उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सनातन लिबरल है, इसलिए कोई भी कुछ भी कह देता है। उन्होंने 2025-26 के बजट को 2047 के विकसित भारत का रोड मैप बताया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष बिजपाल सिंह राठौड़, सांसद मन्नालाल रावत, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रकोष्ठ के संभागीय संयोजक चंचल कुमार अग्रवाल, सह प्रभारी डॉक्टर महेंद्र साघेला, लोकसभा एवं विधानसभा में मीडिया के प्रभारी अशोक आमेटा, कन्हैयालाल साहू आदि उपस्थित थे। है जन्मभूमि भारत, महिमा महान
दान तू है, गौरव निदान तू है, प्राण है हमारी जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। है जय भारत, है कर्म भूमि भारत। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन इससे संबंधित कुछ बातें जो हमारे सावधानियों से संबंधित मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत तेजी से समय बदल रहा है और हम अमृत कालखंड में जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और विकसित भारत 2047 की बात चल रही है। तो पहले विज्ञापन आया करता था आजकल क्या चल रहा है, तो वो बात सारी पीछे, लेकिन आजकल योग चल रहा है। किस बात का योग चल रहा है? इस बात का योग चल रहा है कि विकसित भारत 2047 करना है। हम सभी उसमें स्टेक होल्डर हैं, लेकिन जब हम स्टेक होल्डर हैं तो सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो अपना राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कहेगा, वो उसके साथ साथ हमारा अपना जो तारतम्य है वो बहुत जरूरी है। वो क्या जरूरी है? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान, महिला, युवा और गरीब ये 4 वर्ग है और ये 4 जातियां हैं, इनको लेकर, उनको ध्यान में रखकर काम करना है। ये सब कुछ तो चल रहा है। बजट में 9 सेक्टर है, मध्यम वर्ग को बहुत ताकत मिली है और इसका प्रभाव भी नजर आ रहा है। दिल्ली को आपदा मुक्त कर दिया, ये भी नजर आ रहा है। लेकिन अब ये आपदाएं केवल दिल्ली में ऐसा नहीं, छोटी छोटी आपदाएं हमारे क्षेत्र में भी है। आप सभी जानते हैं वो कहां है, कैसी है, उनके नाम कुछ अलग होंगे लेकिन ये सारे हैं। उसके लिए बड़े बड़े शब्द काम में लेते हैं। एक शब्द आता है डीप स्टेट। ये इतने नीचे तक देखे हुए घुसे हुए हैं कि नजर नहीं आते, उनको थोड़ा सा नजर आता है। जैसे समुद्र के अंदर बर्फ होता है, इसको आइसबर्ग कहते हैं, तो उसमें जरा सा नजर आता है, 2%, 5%, 10%, लेकिन 90% नीचे छुपा हुआ होता है। जब जहाज जाता है तो उसमें टकराता है और कई बार जहाज के बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। वैसे ये नजर आता है, ये डीप स्टेट है। और ये भी नजर आता है कि इनके जो मिलने वाले हैं, बोलने वाले हैं, इनको ताकत देने वाले हैं, वे देश के बाहर बैठे। तो मोटे तौर पर ये सारी जो चीजें चल रही है वो उसको इकोसिस्टम कहेंगे, अराष्ट्रीय तत्व कहेंगे, ये भी शब्द हम सबने सुना है। लेकिन ये ताकतवर कितने हैं? ये इनकी जो ताकत है वो है भ्रम फैलाना। तो जब हम मुख्य वक्ता महोदय को सुनेंगे तो हमारे लिए कुछ न कुछ बड़े टिप्स, बड़े शब्द हाथ लगेंगे। हमें कौन सी बातें जो नीचे तक पहुंचानी है, ताकि ये जो भ्रम फैलाते हैं उनको हम तोड़ सके, उनको जवाब दे सके। हमारे यहाँ जो आपदा है वो 2 तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऐसा ध्यान में आता है कि एक पादरी वेरियर एल्विन हुए, उनके शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और कैथोलिक चर्च ऑफ रांची है, उनके शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो भी सारे हमारे ध्यान में रखने। कहने का आशय केवल इतना है, हमें बहुत गंभीरता से माननीय मंत्री महोदय को सुनना है और ये बात मंडल और मंडल से नीचे, शक्ति और शक्ति केंद्र से भी नीचे बूथ लेवल तक पहुंचाना है। और जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, समझने वाले, जानने वाले, अलग अलग सामाजिक समूह, जिसको बोलते हैं सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, वहां तक इस बात को पहुंचाना है, ऐसा मेरा आग्रह है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मंच से बाबा को लगभग मार ही दिया होता यदि एक तोप ना होती। राणा सांगा जी, दूसरी पीढ़ी के उदय सिंह जी और बाबर के नाती की भी आगरा में नींद हराम करने वाले अकबर की राणा प्रताप जी, पति मोह से करोड़ गुना राष्ट्र मोह का उदाहरण देने वाली नानी हाणा और पुत्र मोह से 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना कर्तव्य निभाने वाली, राजवंश चलाने वाली पन्नाधाय की भूमि, मुगल जीत भले गए हों लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के सपने आते थे, सैनिक पागल होते थे। ऐसी भूमि पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़ी पार्टी के नेता, जिनकी सेल्फी के लिए
विदेश के प्रधानमंत्री पीछे दौड़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्हें बॉस कहते हैं, G20 में कुछ राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छूने का उपक्रम करते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण द्वारा सर्वग्राही सर्वस्पर्शी खिलौने से लेके आसमान तक सबकी चिंता करने वाले बजट के ऊपर उदयपुर में प्रबुद्ध जन के सम्मेलन में मंच पर विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष ब्रजपाल सिंह जी राठौर जी, उनकी शुरुआत अच्छी हो गई। वेल बिगिन इज हाफ टाइम। शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम हो जाता है। पहली सलामी आपको ठीक से मिली है। मेरे मित्र और मेरे साथ लोकसभा में डॉक्टर मनोहर जी रावत जी, वो बैच से चलता है। मेदांता का डॉक्टर त्रेहान भी अपने एक बैच सीनियर जिले के सीएमओ को देख के खड़ा होता है। मेरी इच्छा है कि पॉलिटिक्स में शुरू में थोड़ी रैगिंग होनी चाहिए। बूथ अध्यक्ष की मंडल अध्यक्ष रैगिंग है, मंडल अध्यक्ष की जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष की प्रदेश अध्यक्ष, पार्षदों की मेयर और मेयर की एमएलए तो डिसिप्लिन आ जाएगी। ऐसा मेरा अपना विचार है। इसको ब्रेकिंग न्यूज मत बना दें। ये सब मैं शांतिलाल जी के लिए बोल रहा हूँ। स्पीकर साहब जब आते हैं तो सीएम को भी खिला होना पड़ता है। हम लोग उगते हुए सूरज को बहुत सलाम करते हैं। होना ये चाहिए कि जवानी के बेहतरीन दिन जिन्होंने शहर, राज्य और पार्टी के लिए दिए हैं, उनका बहुत सम्मान होना चाहिए। मेरे मित्र भाई रविंद्र श्रीमाली जी, जिनके घर की कचौड़ी और पोहे का स्वाद मुझे अभी तक याद है। प्रमोद जी, जीएस टॉप साहब, पूर्व महापौर, श्री धर्मनारायण जी जोशी जी, पूर्व विधायक, श्रीमती रजनी जी गांधी, पूर्व महापौर, श्रीमान मांगीलाल जी जोशी, पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री तखत सिंह जी, दालचंद जी, दरमुना जी मीना, पूर्व विधायक, डॉक्टर उमाशंकर, डॉक्टर किरण जी, मंच और सभागार में उपस्थित मैंने तो उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। देवियों सज्जनों, पत्रकार साथी, मेरा बहुत ही सौभाग्य है श्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। ये अलग बात है कि हमारे गोवर्धन से ही आए हैं। इस इलाके की पूरी मेरी आज भी उनका स्नान का जल वहीं से आता है। औरंगजेब की वजह से आए थे। यहाँ सुरक्षित रहते हैं सब। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, श्रीराम जी, ये सब मुगलों की वजह से आए और यहाँ आए हैं तो आपकी दूरी कम हो गई है वृंदावन से। क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स को कन्विंस करना वैसे ही होता है जैसे मेंढकों को तोड़ना। तो बुद्धिजीवी लोग सहमत नहीं हो पाते। मेरी राय है कि बुद्धिमान बुद्धिजीवी से ज्यादा अच्छा होता है। मैं जब पुलिस में इंस्पेक्टर था तो मेरे को बुद्धिजीवी नहीं माना गया। अगले दिन मैं आगरा कॉलेज में प्रोफेसर हो गया तो ओवरनाइट में बुद्धिजीवी हो गया। तो रात में मुझे कोई बुद्ध की तरह ज्ञान थोड़े प्राप्त हो गया। क्या बुद्धिजीवी प्रबुद्ध की श्रेणी में बुद्धिजीवी की क्योंकि इसमें शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता ऐसे तो मानते हो।
पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, क्या हमारी दादी नानी और माँ में आज की परिभाषा में थी, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान थी जो संयुक्त परिवार को लेकर चलती थी। वो इतनी बुद्धिमान थी कि अपने सीमित बजट में, उनका बजट निर्मला जी का बजट नहीं था, अपने सीमित बजट में महीने भर तक कैसे तेल चलाना है, घी चलाना है, बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिजीवी की परिभाषा में आके जरूरी नहीं है कि हम बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान के लिए शिक्षा भी जरूरी नहीं है। कई निरक्षर राजाओं ने बहुत अच्छा प्रशासन किया, तो मुझे बजट के लिए कहा गया है। और आप इंटेलेक्चुअल से ये क्लास इलेक्शन में अगर आपके साथ आ गई, ये क्लास, तो आपका चुनाव बहुत आसान हो जाता है। और अगर ये आपके खिलाफ है, क्योंकि इनकी समाज में साख है, वैल्यू है, इमेज है, छवि है, ये सब लोग 100 200 को कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं। पूरा गांव आए वकील साहब के पास, वकील साहब को वोट डालना है, तो वकील साहब जरूरी नहीं है पूरे ट्रैक्टर से भरे हुए लोगों की बात मान रहे, लेकिन एक वकील पूरे गांव को कन्विंस कर सकता है। पूरा गांव आए प्रतिष्ठित डॉक्टर से कहे कि हमारे मित्र हैं वकील साहब को वोट डालो, जरूरी नहीं है, एक आसान बात नहीं है। शौचालय छोटी चीज नहीं है, खप्पर में, टिन में, पॉलीथिन में, और मैं कल के भी दिल्ली में देखता हूँ सीमेंट के पाइप में, बड़े पाइपों में सोते हुए लोगों को देखा सकते। लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जो है और शहरी आवास नरेंद्र मोदी ने बनाया। जब शेर याद आता है कि हमने तो खाना बदोश की जिंदगी जी ली है, अब अगली नस्लें तो ना भटके, उन्हें घर भी दे। तो घर दिया, एक बार शेर याद आता है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाब है, तो दिल पर रखे हमें कहिए देश के आजाद है, तो कोठियों से मुल्क के मेयर को मत आती है, आधा हिंदुस्तान को फुटपाथ पर रखा, तो उस आधे हिंदुस्तान की चिंता नरेंद्र मोदी ने की। मुझे इसका महत्व तो पता था, क्योंकि मैं 33 घरों के गांव में पैदा हुआ, तो मैंने भारत को देखा है, राहुल ने इंडिया को देखा। और इस देश की प्रॉब्लम यही थी कि 65 साल तक भारत के लोग सरकार चुनते थे और इंडिया के लोग सरकार चलाते थे। पिछले 11 साल से हो रहा है कि भारत के लोग चुन रहे हैं, भारत के लोग चला रहे हैं, इसलिए गरीब जनता का भी योगदान चाहिए। मैं तो एक दिन भावुकता में पार्लियामेंट में बोल गया, भगवान अगर मैंने कोई पुण्य का काम किया हो तो जब तक डेमोक्रेसी रहे तब तक इस देश का प्रधानमंत्री महागरीब आदमी को बनना नहीं, अगली लाइन बहुत जरूरी है। लोटलेन जोन में आके उसे गरीबी याद रहनी चाहिए, वरना हमारे कपड़े बदल जाते हैं, बनते कपड़े, गाड़ी, स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग। एक लड़का सिपाही बन जाए, एक कार आ जाए, एक राइफल आ जाए, तो ये साथ हो गए, बाकी दूसरे हो गए। मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रातें कहानी है, उसको डेवलप पेड़ों पे सोने वाले और एसी में रहने वाले उसे याद करके घूंटा मार के झटके 90% नंबर तो आ सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मरण को वही समझ सकता है जो पिछला महीना पूछ की रात एक चादर में जिसने काटी। तो नरेंद्र मोदी की अगर 10 भाई, उसमें तो बड़ा बुरा लगता होगा उनको, 10 भाई 12 के कमरे में ना रहे होते, 5-6 भाई थे, खुद ने चाय बेची, और रेल हर सीजन में आती है, हर समय आती है। ये 10 से 5 कहीं नहीं रहे, और माने चौका बर्तन ना किया होता तो ये एक भी योजना नहीं लागू होती। गांधी की पैदा होने वाले लोगों के दिमाग में नहीं आती है, तो ये इसलिए ये योजनाएं हैं। कॉन्टेंसी को घूमते हुए एक महिला एकदम आती है, भैया तुम्हें रुक के जाना है। अरे मैंने कहा बहुत जल्दी उठा नहीं, लोगों जब 7 बार कोई एक भी ले लेता ना तो वो एक्सियल नहीं रहता, फिर स्कूल बिल्डिंग का नहीं, फिर वो गार्जियन होता था, शौहर का ज्यादा चौथा नहीं है। क्या हो गया, इतनी खुश क्यों? मोदी जी ने मेरे को मकान दिया। अरे तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? कहती मैं बाहर सोती थी छप्पर में, जवान महिलाओं, डर लगता था कपड़े ऊपर नीचे रात में हो जाते हैं, और आधा गांव तो शराबी हो ही चुका है आजकल, यहाँ भी यही स्थिति होती रहती है। तो डर लगता था कोई सरफ्ता गलत काम ना कर दे। जब से मोदी जी ने मुझे मकान दिया है, मैं कुंडी बंद करके अंदर झपके सोता हूं। भाई मुझे नहीं पता था कि इतनी भी खुशी होती है। आप सीधे कहते हो 4.5 करोड़ मकान, जरा ऐसे बताओ ना, ऐसे बताना चाहिए।
ढेंचा एक होता है, उससे रोटी बनती है, खाड़ू सीट ना हुआ करते थे, जाते थे आधे करते जब खाना बन जाए। फुकनी होती थी घर में, कहीं दिख रही है आजकल? तो फुकनी होती थी, गाय पर दिन रहती थी। मेरा अपना अनुभव है, मैं उसी बात मुझे रविंद्र भाषण लिखा हुआ है। तो मैं पुलिस में था और उस जमाने का जरूर वो ऊपर से योगी तो बच्चे भी आगे थे। तो मैं रात में मैंने देखा कि तो जब तक मूर्ख लोग रहेंगे, बुद्धिमान लोग राज करेंगे, इस बात पर कांग्रेस ने कॉमन एजुकेशन नहीं रखी। यदि मौलिक अधिकार समान थे, मौलिक तत्व समान थे, राष्ट्रीय तत्व समान थे, विचार वृत्ति की स्वतंत्रता समान थी, तो समान शिक्षा क्यों नहीं? मगर कॉमन एजुकेशन हो जाती। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का नाती और राष्ट्रपति उनके जन्मासी का लड़का, दिल्ली का मंत्री और दिल्ली का सांसद का लड़का, दिल्ली का नगर सेवक का लड़का, यह एक ही हॉल के पीछे बैठ के एक ही सिलेबस पढ़ रहे होते, तो गाँव गाँव कलेक्टर एसपी 77 साल में बन चुके थे। तो हमारा पहला स्टूडेंट था देहरादून का स्कूल में कभी तुम्हारी नहीं था। शांति से आराम से समाज का परिचय देते हुए हम बघेल साहब का सम्मान करें, वो शांति बनाए रखें, ऐसा मेरा निवेदन है।
लेकिन बाद में हो जाता है।